हेलो एवरीवन, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूनम होम साइंस क्लासेस पर। आज हम प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तियों तक पहुँचने की प्रक्रिया मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग पीपल डिस्कस करेंगे। संचार माध्यम तथा प्रसार शिक्षण विधियाँ व्यक्तियों तक पहुँचने के यंत्र हैं जिनके द्वारा प्रसार कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रत्येक प्रसार कार्यकर्ता को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह किन विधियों का उपयोग कर सकता है। उसे ये पता होना चाहिए कि इन विधियों का उपयोग कब करना चाहिए तथा उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि इन विधियों को सर्वाधिक क्षमता से किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। प्रसार वास्तव में प्रसार के लिए अपनाई गई विधियाँ अथवा तकनीक है जिनकी सहायता से व्यक्तियों तक पहुँचा जाता है। पहुँचने का उद्देश्य जन जन को ज्ञान प्रदान करना तथा किसी निश्चित लक्ष्य के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। जनसंपर्क अप्रोच किसी भी कार्य को किसी भी क्षेत्र में आरंभ करने से पूर्व वहाँ की व्यावहारिक बातों को जानना आवश्यक है और ये तभी संभव है जब कार्यकर्ता का जनता के साथ अच्छा संपर्क और आत्मीयता हो। अतः प्रसार कार्य करने हेतु पहले जनता से संपर्क स्थापित किया जाए। संपर्क को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ता को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जनता के कल्याण तथा प्रसार कार्य में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। नंबर 2, ग्रामीण जनता के साथ सहानुभूति एवं नम्रता का व्यवहार करना चाहिए तथा अपने आचरण को आदर्श बनाना चाहिए। नंबर 3, संपर्क स्थापित करते समय जनता से आत्मीयता स्थापित करनी चाहिए तथा दैनिक जीवन तथा समस्या के संबंध में भी बातचीत करनी चाहिए। नंबर 4, कार्यकर्ता को संपर्क स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं जनता का सेवक हूँ, अधिकारी नहीं, तभी संपर्क कार्य करने की दृष्टि से ठीक होगा, अन्यथा नहीं। प्रसार कार्य के लिए व्यक्तियों तक पहुँचने की विधियों को अग्र श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रसार की पहुँच विधियाँ। व्यक्तिगत पहुँच विधि, यहाँ से 2021 टीजीटी में क्वेश्चन आया था। व्यक्तिगत भेंट, खेत पर, घर पर, व्यक्तिगत पत्र। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि घर पर भेंट कौन सी विधि है? व्यक्तिगत पहुँच विधि। सामूहिक पहुँच विधि, ग्रुप अप्रोच। प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। नंबर 2, नेताओं का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ लीडर्स, विचार विमर्श सभा, डिस्कशन मीटिंग्स। इसमें सामूहिक विचार विमर्श, ग्रुप डिस्कशन। बी, नाविका विचार विमर्श, पैनल डिस्कशन। परिसंवाद, सिंपोजियम, वाकपीट, फोरम। सामूहिक साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू, संवाद अथवा जन वार्तालाप। डायलॉग और पब्लिक कन्वर्सेशन और जी कर्मशाला।
जन पहुंच विधि, मास अप्रोच, सिनेमा तथा स्लाइड, खेत पर भेंट, घर पर भेंट, फ्लैश कार्ड, प्रिंटेड मैटर, मुद्रित सामग्री, प्रदर्शन वस्तु एवं मॉडल्स एंड एग्जिबिट्स, रेडियो, रिकॉर्ड की गई वार्ता, चलचित्र आदि, परिपत्र, सर्कुलर, समाचार पत्र, कहानियाँ, अभियान, कैंपेन्स और टेलीविज़न। जनसंपर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ अप्रोच। सामान्यतः ये तीन प्रकार का होता है। व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल अप्रोच, सामूहिक संपर्क, ग्रुप अप्रोच, और सामुदायिक संपर्क अथवा ब्रॉड संपर्क, मास अप्रोच। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले कुछ व्यावहारिक बातों को जानना आवश्यक है। यह कार्य तभी संभव है जब कार्यकर्ता का लोगों के साथ अच्छा संपर्क और आत्मीयता हो, अतः प्रसार का कार्य करने के लिए लोगों से संपर्क बनाना आवश्यक है। जनसंपर्क तीन प्रकार का होता है। नंबर 1, व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल अप्रोच। जब एक व्यक्ति या छोटा सा समूह दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो वह व्यक्तिगत संपर्क कहलाता है। इस हेतु खेत तथा घरों पर भी भेंट की जा सकती है। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया था। इसके उद्देश्य निम्नवत हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष संपर्क हेतु। नंबर 2, व्यक्तियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने हेतु। नंबर 3, कार्यक्रम की प्रगति देखने हेतु। नंबर 4, व्यक्ति या ग्राम की समस्याओं पर विचार विनिमय हेतु। व्यक्तियों के अच्छे संबंध बनाने हेतु, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करने हेतु और उत्तम नेतृत्व के विकास हेतु। ध्यान रखने योग्य बातें। वार्तालाप व्यक्ति की रुचि के अनुकूल हो, किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो, शिष्टाचार की मर्यादा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर सहानुभूतिपूर्ण बातचीत करनी चाहिए। उसे एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। वार्तालाप की भाषा सरल हो और कार्यकर्ता को अपनी योग्यता का अधिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को अपना व भेंट करने वाले व्यक्ति दोनों के समय का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तियों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। गलत बातों का एकदम विरोध नहीं करना चाहिए और ना ही उसे मानना चाहिए। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से गलत बातों की काट करनी चाहिए। एक निश्चित रूपरेखा बनाकर संपर्क करना चाहिए। वाद विवाद नहीं करना चाहिए और मित्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। व्यक्ति को भी बोलने का अवसर देना चाहिए। रोचक विषय में बातचीत प्रारंभ करनी चाहिए। भेंट की पूरी जानकारी कार्यकर्ता के पास होनी चाहिए। लाभ, व्यक्तिगत समस्याओं तथा अनुभवों का ज्ञान हो जाता है, जिससे कार्यक्रम बनाने में सुविधा रहती है। नंबर 2, स्थानीय नेतृत्व को विकसित करने में सरलता रहती है, जो प्रसारकर्ता की सफलता के लिए आवश्यक है। नंबर 3, व्यक्तिगत साधन और क्षमता का पता चल जाता है, जिससे कार्यक्रम चलाने में सुविधा रहती है। नंबर 4, कार्यकर्ता तथा कार्यक्रम में लोगों का विश्वास सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। दोष, सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कठिन होता है और कुछ ही लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता। समय अधिक लगता है। अगर अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो समय अधिक लगेगा।
उन व्यक्तियों से देश बढ़ता है और वे कार्यक्रम विरोध करते हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाता है। जैसे दिन में 10-15 लोगों की कॉल आए और आप 10 का उठा लो, 5 का ना उठाओ तो 5 तो गलत मान ही जाएंगे। कम लोगों से संपर्क होने के कारण कार्यकर्ता पक्षपात करने लगता है, ऐसा भी हो सकता है। सामूहिक संपर्क, ग्रुप अप्रोच। जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह से मिलता है उसे सामूहिक संपर्क कहते हैं। सामान्यतः इसमें 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें। जिनका एक ही दृष्टिकोण व कार्यक्रम होता है। यह समूह जाति, धर्म अथवा वर्ग पर आधारित नहीं होते और सभी सदस्यों को विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाता है। ध्यान में रखने योग्य बातें। 2 से 3 दिन पूर्व बैठक की सूचना सभी लोगों को मिल जानी चाहिए। नंबर 2, अधिक से अधिक व्यक्ति वार्ता में सम्मिलित हों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। स्थानीय समस्या का पहले ज्ञान कर लेना चाहिए। नंबर 4, बैठक की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि सभी व्यक्ति एक दूसरे को देख सकें। नंबर 5, प्रसार कार्यकर्ता को व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। स्वयं अपना कोई मत नहीं देना चाहिए। जो लोग नेतृत्व के योग्य हों सभी को स्वीकृति से उसे नेतृत्व सौंप देना चाहिए। वार्ता मित्रता पूर्ण व्यवहार में होनी चाहिए। निश्चित निर्णय लेने के बाद उसके क्रियान्वयन की एक निश्चित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। योजना बनाते समय एक कमेटी का गठन कर देना चाहिए जो कार्यों को संपन्न कर सकें। लाभ। कम समय में अधिक लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। समूह में चर्चा करते समय सबकी आवश्यकताओं व समस्याओं की जानकारी मिलती है, साथ ही उसके निराकरण के सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 3, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समर्थन भी प्राप्त किया जाता है और लोग अपने कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी की बातें सुनने से किसी से देश नहीं हो पाता और सभी के साधनों का पता चल जाता है और हानि क्या क्या होती है वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति की कठिनाई और अनुभव का पता नहीं चल पाता है। समूह में विरोध हो जाने से कार्यक्रम का सफल होना मुश्किल हो जाता है। समूह द्वारा कार्यक्रम अस्वीकृत हो जाने पर पुनः चलाना कठिन होता है, ये हानि हो जाती है। नंबर 3, ब्रॉड संपर्क या सामुदायिक संपर्क, मास अप्रोच। जब बड़े भारी जन समुदाय के सामने सम्मेलन या जलसे के रूप में भाषण दिया जाए तो वह ब्रॉड संपर्क कहलाता है। इसमें लोग भाषण चुपचाप सुनते हैं और मन के भावों की तुलना उनसे करते हैं। सामाजिक संपर्क में एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों से किया जाता है, जबकि ब्रॉड संपर्क में ऐसा आवश्यक नहीं है। सामाजिक और ब्रॉड संपर्क एक भी हो सकते हैं और नहीं भी।
ध्यान देने योग्य बातें। रीति रिवाजों को सहानुभूतिपूर्वक समझकर वार्तालाप करना चाहिए। लोगों की कठिनाइयों का पूरा विश्लेषण करके उसका सरल हल लोगों के सामने रखना चाहिए, जिससे लोगों को विश्वास हो सके। ऐसी बातें कही जानी चाहिए जिसका कम से कम विरोध हो। लोगों की इच्छा शक्ति को जगाने के लिए विराट संपर्क से पूर्व नारे और रथ यात्रा आदि द्वारा उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। क्षेत्र तथा प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी इसमें बुलाना चाहिए तथा वार्तालाप सरल भाषा में होना चाहिए। लाभ देख लेते हैं। थोड़े समय में अधिक लोगों से संपर्क होता है। कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है। ग्रामीण नेतृत्व बढ़ाने में सहायता रहती है। हानि, लोगों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का इसमें पता नहीं चल पाता है और ना ही कौन व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार है अथवा कौन तैयार नहीं है, इसकी जानकारी हो पाती है। इसके अतिरिक्त जनसंपर्क का एक और प्रकार है सामाजिक संपर्क। कम्युनिटी अप्रोच। एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों से अथवा समाज से उसके रीति रिवाज के अनुसार संपर्क किया जाता है तो उसे सामाजिक संपर्क कहते हैं। समूह में जो संपर्क किया जाता है उसमें एक से गुण मनुष्यों का होना आवश्यक है तथा समूह में सभी को एक दूसरे के विचार जानना व अपने विचार प्रकट करना आवश्यक है, लेकिन सामाजिक संपर्क में ऐसा आवश्यक नहीं है। ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, समाज में लोगों के गुण दोषों की जानकारी कर लेनी चाहिए। नंबर 2, लोगों की आवश्यकताएं और कौन कौन सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। नंबर 3, संपर्क सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उनके उत्सव और त्योहार के अवसर पर स्थापित किए जाएं। नंबर 4, सामाजिक संगठन की भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। नंबर 5, संपर्क अनौपचारिक ढंग से किया जाए। लाभ है कम समय में अधिक लोगों से संपर्क किया जा सकता है। नंबर 2, लोगों की भावना व आवश्यकता को समझना सरल रहता है। नंबर 3, कार्यक्रम को चलाने में सहायता मिलती है। नंबर 4, लोगों से आत्मीयता स्थापित हो जाती है और वे कार्यकर्ता को अपने परिवार का ही एक सदस्य समझने लगते हैं। कार्यक्रम से लोग ऊबते नहीं हैं। हानियाँ, व्यक्तिगत ध्यान देना इसमें संभव नहीं है। इसमें केवल एक ही प्रकार के लोगों के विचार सुनने को मिलते हैं, जबकि गांव में अनेक वर्गों के लोग रहते हैं। दूसरे वर्ग के लोग देश करने लगते हैं। प्रसार शिक्षण विधियां एवं साधन। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स एंड एड्स। हमने प्रसार शिक्षण विधियों के वर्गीकरण के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रसार शिक्षण अनेक पद्धतियों के माध्यम से पूरा होता है। किसी भी पद्धति को चुनते समय प्रसारकर्ता को स्थानीय परिस्थिति, संसाधन आदि का ध्यान रखना पड़ता है। किसी एक शिक्षण विधि का प्रयोग हर स्थिति में नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि
प्रसार शिक्षण एक अत्यंत व्यापक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्षेत्र विस्तृत है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, संप्रदाय, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर, वर्ग, लिंग आदि से संबंधित व्यक्ति आते हैं। अतः प्रसार कार्यकर्ता के लिए यह अति आवश्यक है। यह विभिन्न प्रसार शिक्षण विधियों के स्वरूप, उपयोगिता, व्यवहार करते समय सावधानियां, सीमाएं जैसी बातों से परिचित हो। यहाँ हम विभिन्न प्रसार शिक्षण विधियों एवं साधनों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। फॉर्म तथा घर पर मिलना, ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया था। फॉर्म तथा घर पर मिलना, फॉर्म एंड होम विजिट। यह संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन माना जाता है। इससे आमने सामने बातचीत का अवसर मिलता है। भारत है प्रसार की इस विधि में कृषक या गृहिणी से खेत या घर पर मिला जाता है और वहीं बातचीत के द्वारा बहुत सी ज्ञान की बातें बताई और सिखाई जाती हैं। इसमें प्रसार कार्यकर्ता किसान और उसके परिवार से सीधा संपर्क बनाता है। यह व्यक्तिगत रूप से मिलने की व्यवस्था किसी विशेष उद्देश्य और विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु की जाती है। इस विधि से किसान या गृहिणी से परिचित किया जाता है तथा जान पहचान बढ़ाई जाती है। उसके यहाँ शिष्टाचार भेंट के लिए जाया जाता है और उसका विश्वास जीतने का प्रयास किया जाता है। इस विधि द्वारा उसके निजी समूह की तथा संपूर्ण गांव की प्रमुख समस्याओं का पता लगाया जाता है, जैसे वहाँ की भूमि, सिंचाई, रोपण, प्रत्यारोपण, जल निकासी, कौड़ों से बचाव, कृषि यंत्रों आदि से संबंधित समस्याएं, गौशाला, अश्वशाला, मुर्गी खाना आदि के रखरखाव, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को प्रदान करने के लिए भी प्रसारकर्ता को वहां जाना पड़ता है। इस संदर्भ में कुछ ऐसी समस्याएं भी जान ली जाती हैं जिनके बारे में ग्रामीण लोग स्वयं भी अब तक अनजान थे। इस विधि में किसानों से मिलकर कई सूचनाएं ली जा सकती हैं, कई संदेश उन तक प्रचारित किए जा सकते हैं तथा कई कौशल उन्हें सुगमतापूर्वक सिखाए जा सकते हैं। किसी को भी कुछ बताने व सिखाने का ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्योंकि ग्रामीण परिवारों की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो एक व्यक्ति या परिवार द्वारा ही सुलझती हैं, जैसे पशुपालन, घरेलू पशुओं के पोषण का ध्यान रखना, अच्छे बीज बोना, घर को साफ सुथरा तथा व्यवस्थित रखना आदि कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति के स्तर पर जब सफलतापूर्वक चल निकलते हैं तब ही संपूर्ण समूह, समुदाय और गांव उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित होता है। सावधानियां, प्रसारकर्ता को यह पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि फॉर्म या घर पर भेंट वह किस उद्देश्य से कर रहा है। पहली भेंट प्रायः परिचयात्मक होती है, इसी कारण समय पर पहुंचना चाहिए और कृषक या गृहिणी की सुविधा और समय का ध्यान रखना चाहिए। मिलने का समय पहले से ही निश्चित करना अच्छा रहता है, इससे समय की बचत होती है। भेंट के बाद प्रसारकर्ता को व्यक्ति का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, शैक्षिक स्तर, खेत एवं व्यवसाय संबंधी विवरण आदि भली भांति नोट कर लेना चाहिए। इससे भविष्य के कार्यक्रम नियोजन में सुविधा होती है। दूर स्थित घरों
और खेतों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस विधि से काम करने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। कृषक या गृहिणी से बातचीत करते करते समस्या को निपटाना चाहिए। उसे नए विचार या नवीन तकनीक के बारे में ज्ञान देना चाहिए। नवीन ज्ञान को चित्रों या मुद्रित सामग्री को बताना ठीक रहता है। निष्पक्ष भाव से वाद विवाद में हिस्सा लेना चाहिए। विवाद और बहस में नहीं पड़ना चाहिए। सुधार के तरीके बताने चाहिए और उसके हित का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करें तथा बातें दिलचस्प होनी चाहिए। दूसरे को भी बोलने का पूरा अवसर देना चाहिए। यदि कहीं प्रदर्शनी की व्यवस्था हो तो उस स्थल पर ले जाकर दिखाना चाहिए। उसे नवाचार को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसान या गृहिणी से संपर्क लगातार बनाए रखना चाहिए, जिससे कार्य की प्रगति किन्हीं कारणों से रुके नहीं। प्रसारकर्ता को ग्रामीण या गृहिणी की समस्या को हल करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। किसान या गृहिणी की बातचीत को अचानक न काटकर उसे धैर्य से सुनना चाहिए। सुनते रहने की कला होना आवश्यक है। बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करना उचित रहता है। सामने वाले एक अच्छे और प्रगतिशील विचारों की प्रशंसा करनी चाहिए। खेत या घर पर मिलते समय कुछ ऐसी वस्तुएं जो किसान या गृहिणी को उपलब्ध ना हो भेंट करनी चाहिए, जैसे बढ़िया किस्म के बीज या खाद का नमूना, कीड़े मारने की दवा, प्रिजर्वेटिव अर्थात फल संरक्षण के प्रयोग में आने वाले रसायन आदि। इससे संबंध अच्छे होते हैं, मित्रता का माहौल बनता है और अनुकूल वातावरण या माहौल बनता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जिस वस्तु या स्थिति के बारे में नया ज्ञान, नए विचार और नए तकनीक बतानी हो, उसका उचित समय हो। जैसे जब जुताई का समय हो तब उन्नत हल के बारे में बताएं। जब टमाटर, आंवले आदि का समय हो तो सॉस और मुरब्बे के बारे में बताएं। अब जैसे हम टमाटर 200 रुपये किलो है, तब हम बताएंगे मुरब्बा बनाना, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहाँ से उसे इंटरेस्ट लेंगे। अगर हम टमाटर 10-15 रुपये किलो हैं तब हम उन्हें बताएंगे तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे और बनाएंगे भी, जिससे उन्हें लाभ होगा। जो ज्ञान देना हो उसके संबंध में प्रसारकर्ता को पहले से ही सभी तत्वों से संबंधित जानकारी जुटा लेनी चाहिए। जितना भी कुछ बताएं वह सही होना चाहिए। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहना चाहिए। सूपी के अनुसार, if the extension worker is not certain about any step in an improved practice, he should not advise the farmer or the housewife. For this, learn every step and be sure that the information is accurate. क्योंकि यदि इसी बीच किसान या गृहिणी में काम से कोई समस्या उठ खड़ी होती है तो उसका सारा प्रयास का सारा भविष्य सही उत्तर पर ही तो निर्भर करेगा। गृहिणी या किसान से भेंट के बाद अपनेपन का एहसास कराना चाहिए, जैसे धन्यवाद करते हुए पुनः कष्ट देने के लिए कहना चाहिए, जिससे कृषक या गृहिणी कार्यकर्ता के साथ अपनापन महसूस करे। वापसी के समय ही अगली मुलाकात का दिन तारीख निश्चित करें। इसे दर्ज भी कर लें। आने का उद्देश्य भी बता दें। मिलने की तारीख आदि के साथ साथ सब कुछ तथा कार्य की प्रगति
उसका विवरण अवश्य नोट कर लें। अगली बार भी ऐसा ही करें। जिस तरह की सहायता उसे चाहिए या देने का वायदा करें उसे भी नोट कर लें, जिससे अगली बार जाते समय उस वायदे को पूरा करने की याद रहे। वायदों को पूरा करने से ग्रामीण में कार्यक्रम के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। अब झूठ बोलेंगे तो थोड़ी ना विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए जो कहे उसे पूरा भी करें। मित्र के रूप में खेत या घर से विदा लें। सुझावों का श्रेय उन्हीं को दें। वापस जाते समय तक कार्यकर्ता को ऐसा मधुर संबंधों वाला वातावरण तैयार कर लेना चाहिए कि ग्रामीण उत्सुकता से उसकी राह देखे और उसके स्वागत के लिए तैयार रहे। अपने को उसके शुभचिंतक के रूप में ही पेश करें। कृषक के खेत से और गृहिणी के आंगन से उनके परम हितैषी के रूप में विदा लें। लाभ, एडवांटेज। इस विधि के प्रयोग से सीधे संपर्क के कारण घर और खेत की हालातों की फर्स्ट हैंड सूचनाएं मिलती हैं। इससे लोगों के दृष्टिकोण की जानकारी मिलती है। इसमें पूर्व सूचना के कारण कृषक या गृहिणी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। इससे संचारकर्ता को श्रोता के बीच विश्वासपूर्ण मैत्री संबंध स्थापित होता है। इससे ग्रामीण नेतृत्व की पहचान आसानी से होती है। लोगों में सरकारी कार्यक्रमों के प्रति सहयोग भावना बढ़ती है। विकास कार्य को गति मिलती है। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है। इस विधि में बताई गई बात व्यवहार को अपनाने वाले का अनुपात उच्चांक पर रहता है। इस विधि के प्रयोग से अन्य विधियों जैसे समूह विधियां, मास मीडिया आदि के कार्यक्रमों और प्रयासों की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। यह तरीका वहाँ तक भी अपनी पहुँच रखता है जहाँ तक अभी मास मीडिया भी नहीं पहुँचा है। इस विधि का प्रयोग ग्रामवासियों के लाभ के लिए किया जाता है। कौशल सिखाने के लिए, उन्नत विधियों को स्वीकार करने के लिए, अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए और आगे कार्य करने को तत्पर बनाने के लिए इस विधि से संपर्क स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों में कार्य करना संभव होता है। घर पर गौशाला का सुधार करना, फ्लैश शौचालय बनाना, शोक पिट, गोबर गैस प्लांट, गृहवाटिका, खाद बनाना, अनाज का भंडारण, उचित ढंग से कोठी बनाना तथा तरकारियों का संरक्षण, घर को अच्छा बनाना, स्वास्थ्यकर मकान का निर्माण, शिशु पालन और बाल विकास। बच्चों को टीका लगवाना, उनकी उचित पोषण तत्व देना, धुआं रहित चूल्हा बनाना, गृह कार्यों में सरलीकरण, अवकाश के समय का सदुपयोग, सिलाई कढ़ाई, धनोपार्जन के सहज तरीके, पौष्टिक व्यंजन बनाने की विधि आदि बातों को सिखाया जा सकता है। सीमाएं। यह विधि अनेक दृष्टिकोण से सीमाबद्ध है। संचारकर्ता, कार्यकर्ता का श्रोता या ग्रहणकर्ता दोनों के लिए उचित समय का उपयुक्त सुविधा अनुसार और अनुकूल मुलाकात का समय मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी संपर्क नहीं होने से निराश होकर लौटना पड़ता है। इसमें समय और श्रम अधिक लगता है। यह उपक्रम अपेक्षाकृत कुछ अधिक खर्चीला भी पड़ता है। संपर्क और मुलाकातों को तो बार बार करना जरूरी है,
परंतु समय, श्रम और खर्च के कारण उन्हें सीमित रखना पड़ता है। फलतः पूरा लाभ नहीं हो पाता है। प्रगतिशील किसानों या गृहिणियों से बार बार मुलाकात करने पर अन्य लोगों के मन में कार्यकर्ता के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है और वे उसे पक्षपाती कहने लगते हैं। कभी कभी मौसम की खराबी, पानी के भर जाने या फिर मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से विवाह संस्कार, पूजा आदि के दिनों में उचित समय पर पहुंचना और मुलाकात करना असंभव हो जाता है और तब समय निकल जाने पर कुछ बताना व्यर्थ ही हो जाता है। प्रायः प्रगतिशील किसान और गृहिणी पर ही स्वभावतः कार्यकर्ता का ज़्यादा ध्यान चला जाता है। फलस्वरूप जिन्हें सच में ऐसे व्यक्तिगत संपर्क और मुलाकात की ज़रूरत होती है, वे उपेक्षित और वंचित रह जाते हैं। शिक्षण, टीचिंग। शिक्षण का तात्पर्य समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। यह प्रसार का मुख्य साधन है। अग्रलिखित बातों का ध्यान सुचारू शिक्षण कार्य हेतु रखना चाहिए। सेंटर में लर्नर रहेगा, टीचर, सब्जेक्ट मैटर और टीचिंग इक्विपमेंट और फिजिकल फैसिलिटीज़, ये सब आपस में संबंधित है और लर्नर सबसे संबंधित है। जो सीखने वाला है उसे सब कुछ चाहिए और ये सब आपस में संबंधित हैं। एक दूसरे से। नंबर 1 सीखने वाले का स्वयं पर प्रभाव, नंबर 2 शिक्षक का प्रभाव, नंबर 3 भौतिक साधनों का प्रभाव, नंबर 4 विषय का प्रभाव, नंबर 5 शिक्षण की सामग्री। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। सीखने वालों में गुण, विषय की आवश्यकता हो तथा उसमें रुचि हो। नंबर 2 समझ की क्षमता हो। नंबर 3 शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। बी ऑप्शन बी नंबर। शिक्षक में गुण कौन कौन से होने चाहिए? नंबर 1 शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, प्रसन्नचित्त व साफ बोलने वाला हो। नंबर 2 विषय का सही ज्ञान हो। और नंबर 3 सीखने वाले की क्षमता का ज्ञान हो। सी भौतिक साधनों की व्याख्या ठीक प्रकार से करने हेतु निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। नंबर 1 हवा, रोशनी व बैठने का ठीक प्रकार से प्रबंध हो। नंबर 2 भौतिक साधन समय के अनुसार संतोषप्रद हो। डी विषय को प्रभावशाली बनाने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। विषय सीखने वाले की आवश्यकता व रुचि के अनुसार हो, वास्तविक और स्थिति के अनुसार हो, योजना ठीक प्रकार से बनाई गई हो। शिक्षण की सामग्री को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1 कार्य करने की दृष्टि से उपयुक्त हो, शीघ्र उपलब्ध की जा सके, विषयानुसार हो, सीखने वाले में रुचि उत्पन्न करे। लाभ कार्यक्रम सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। नंबर 2 लोगों की समस्या व कार्य क्षमता का पता चलने से कार्यक्रम ठीक प्रकार से बनाया जा सकता है। दोष है। नंबर 1 अच्छे शिक्षक का मिलना कठिन होता है।
नंबर 2, विषय की योजना लोगों की आवश्यकता अनुसार बनाना कठिन है तथा उपयुक्त सामग्री मिलना कठिन है। नंबर 3, लोगों की विषय में रुचि उत्पन्न करना कठिन होता है। भौतिक साधनों के अनुसार कार्य करना। तो कार्यालय में भेंट, इसको हम कल डिस्कस करते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।